The only available attribute file specifies the only available attribute file specifies of the file to include. Of the file to include. The included content need not always be a JSP. Need not always be a JSP. HTML file or any other text resource or any other text resource may be included, or any other text resource may be included. देखो, the include directive lets you insert the include directive lets you insert JSP code into the main page before that main page is translated, before that main page is translated into the subnet. Into the subnet. ठीक, अब लिखो प्रॉब्लम विद इंक्लूड डायरेक्टिव. Problem with include directive. देखो, servers are required to detect servers are required to detect whether the JSP page
and to translate it, servers are required to detect when a JSP pages changes and to translate it into a servlet before handling the next activities. Before handling the next request. Unfortunately, they are not required to detect. Unfortunately, they are not required to detect when the included file changes only when the main page changes. Only when the main page changes. Only when the main page changes. ठीक, तो भी मैंने कहानी सिर्फ आपको लिखवाई है इंक्लूड डायरेक्टिव कैसे काम करता है, समझाया कुछ ने भी, कुछ चीज बताया इसके बारे में, सिर्फ इसकी छोड़िए बात, ठीक है। चलो अब ये कहानी फिर मंडे डिस्कस करेंगे, लंबी कहानी। और बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है। ऑटो फ्लश का मतलब ये है कि जो जेएसपी राइटर का आपको बनाना ऑब्जेक्ट मिला आउट, आप आउटडोर प्रिंटर लिखते हैं, सारा डेटा इसके बफर में जाता है और जैसे ये बफर भर जाता है वन गो में ये डेटा ब्राउजर पे भेज दिया जाता है, ठीक। और ये इसी वजह से भेजा जाता है क्योंकि यहाँ पर ऑटो फ्लश में बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है, ठीक है। मतलब ऑटो फ्लश ट्रू का मतलब जैसे ही वो बफर फिलअप हो जाए ऑटोमेटिकली उसका डेटा ब्राउजर पे सेंड कर दो और उस बफर को एम्प्टी कर, ठीक। अगर आपने इसमें फॉल्स दे दिया, जबकि बाय डिफॉल्ट ट्रू है तो ट्रू ही रहने दो, छेड़ने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपने इसमें फॉल्स दे दिया तो जब तक आप जेएसपी राइटर का जो आउट है, आउटडोर प्रिंटर लिखने के बाद जब तक आप आउट के ऊपर फ्लश नहीं चलाएंगे तब तक डेटा नहीं जाएगा भाई साहब आपका ब्राउजर के पास। इसलिए इसे छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसके साथ पंगा लेने की कोई जरूरत नहीं। सिंपली लिखो इसके बारे में, हेडिंग डालो ऑटो फ्लश, लिखो ऑटो फ्लश एट्रीब्यूट controls auto flush attribute controls whether the output auto flush attribute controls whether the output buffer whether the output buffered should be automatically flushed, should be automatically flushed when it is full.
अरे बेवकूफो, जितने लोग बैठे हो क्लास कर रहे हो, देखो सही कितने लोग हैं, 84 लोग हैं। और ये 84 लोग जो बैठे हैं, कृपया पीछे मुड़ के देखो, कहीं उनके पूंछ तो नहीं निकली हुई है। मुझे लगता है इन सबके पूंछ निकल आई है, और ये उसके वंशज हैं जिसकी पूंछ निकली हुई होती है। और क्योंकि फिर उसकी पूंछ 100 साल तक पाइप में रखो तो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। मुझे लगता है आप सब लोग उसके वंशज हैं। मैं कह कह के थक गया हूँ। लॉग इन करते ही अपने आप को म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। जब कुछ पूछना हो तो अनम्यूट करके पूछ लो। मगर इतने सारे च्यवनप्राश हैं, इतने सारे च्यवनप्राश हैं जो बिना म्यूट के बैठे रहेंगे, बिना म्यूट के, क्योंकि उन सबके पीछे पूछ लग रही है। तो कृपया अपनी अपनी पूछ चेक करें, चेक करें कि आप वनमानुष के वंशज हैं या आप उसके वंशज हैं। कृपया चेक करें, चेक योरसेल्फ, सी बिहाइंड, कहीं पूछवा तो नहीं लटक रहा है। एक से एक चपर बनाती रहेगा। अब तो इतने दिन हो गए क्लास करते करते, अब तो आदमी को समझ में आ जाता है। और नहीं समझ में आया फिर तो इसका मतलब वो उसी के वंशज है, कुछ नहीं कर सकते। क्या लिखते हैं आप? तो ऑटो फ्लश एट्रीब्यूट के बारे में हमने लिखवा दिया, शुड बी ऑटोमेटिकली फ्लश्ड व्हेन इट इज। चलते हैं अगले एट्रीब्यूट पर। अगर हम अपना अगला एट्रीब्यूट देखते हैं तो वो आता है एरर पेज। अब एरर पेज के बारे में बात करें। सुनो, हम अभी तक अपना सारा का सारा कोड जेएसपी में स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख रहे हैं। हम अपना सारा का सारा कोड जेएसपी में करें। अगर कोई एक्सेप्शन टैग के अंदर जनरेट हो जाती है तो कुछ नहीं करेंगे बेटा, हैंडलर लगाएंगे, ट्राइकैच लगाएंगे और कैच करेंगे। और क्या एक्सेप्शन कैच करने का एक ही तरीका है, उन स्टेटमेंट को हैंडलर में लिख लीजिए, ट्राई कैच ब्लॉक में लिखिए, कैच कर लीजिए, सिर्फ एक यही तरीका। लेकिन बेटे अब मान लेते हैं आपके प्रोजेक्ट में 100 जेएसपी पेज है। अब सब पे बार बार ट्राई कैच लगाना थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जावा ने हमें एक सोल्यूशन दिया। जावा ने कहा एक काम कर, एक सिंगल पेज बना दे, लेटर सपोज का नाम दे दिया हमने err.jsp, और वहां पे एक्सेप्शंस को हैंडल करने का कोड दिया। ठीक है, अब होगा क्या, फिर जो तेरे 99 रिमेनिंग जेएसपी पेज हैं उन सब के ऊपर एरर पेज नाम का पेज एक्टिव एट्रीब्यूट लगा और नाम दे दे err.jsp। अब तेरे रिमेनिंग 99 पेजेस पे अगर कोई भी एक्सेप्शन आती है तो वो फॉरवर्ड कर दी जाएगी err.jsp पे, और जहां तूने हैंडल करने का कोड लिख रखा है। इससे फायदा क्या होगा, आपको एक एक पेज पे जाके एक्सेप्शन को हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इस एरर पेज एट्रीब्यूट में अपनी किसी भी जेएसपी का नाम दे देते हैं, अक्सर उसका नाम ERR रख देते हैं, कुछ भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो फिर जब भी आप उस जेएसपी पे जिसपे आपने पेज डायरेक्टिव का एरर पेज एट्रीब्यूट लगा दिया है, जब भी उस पेज पे कोई एक्सेप्शन आती है तो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड कर दी जाती है err.jsp पे। आपको सेम जेएसपी पे बार बार हैंडल लगाने की जरूरत नहीं, ये आपको फायदा हो जाता है। ठीक है साहब, चलो साहब ये कहानी भी समझ में आ गई कि फॉरवर्ड हो जाएगा। अब हम सारे रिमेनिंग पेज पे 99 पेजेस पे अगर 100 एंड टोटल तो 99 पेजेस पे वहां से लीजिए जेएसपी पे, वहां जाके इसे हैंडल कैसे करेंगे। अरे यार ये काम भी जेएसपी में, वो क्या है जेएसपी, आप तो ये err.jsp पेज है,
इसके ऊपर आप पेज डायरेक्टिव का इस एरर पेज लगा के उसे ट्रू कर दो, उसे ट्रू कर दो, error.jsp पे से लगा दो। इससे क्या होगा, मैंने आपको पढ़ाया था जेएसपी के 9 रेडीमेड ऑब्जेक्ट, उनमें से एक ऑब्जेक्ट का एक्सेप्शन, जेएसपी एक्सेप्शन क्लास का एक्सेप्शन, और ये ऑब्जेक्ट तभी अवेलेबल होता है स्क्रिप्टलेट टैग में जब तक आप उस जेएसपी पेज को एरर पेज ना बना दे बाय पुटिंग इज एरर पेज एट्रीब्यूट इन दैट जेएसपी। ठीक, तो होगा क्या, अगर आप error.jsp पे पेज डायरेक्टिव लगा के इस एरर पेज में ट्रू दे देते, बस काम हो गया आपका, तो ये एरर पेज बन जाएगा। अब अदर जेएसपी पेजेस से इस पे जो भी एक्सेप्शंस आएंगी वो ऑटोमेटिकली जो रेडीमेड एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बना मिला उसमें कैच हो जाएंगी। आपको हैंडलर भी लगाने की जरूरत नहीं, आपको कैच करने की जरूरत नहीं, आप सीधा स्क्रिप्टलेट टैग में जाइए और इस एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को यूज कर लीजिए, अपने आप उसमें जो भी एक्सेप्शन आएगी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। चेक कर लो भैया कौन सी एक्सेप्शन है जो काम करना है, आपको हैंडलर लगाने का भी जरूरत नहीं पड़ता। चलिए जरा इसको पहले हमको चला के दिखाते हैं हम आपको, फिर इसके बारे में लिखवा देंगे। ये देखिए हमने अपनी बनाई एक एरर पेज डॉट जेएसपी, ब्राउजर से हम इसकी रिक्वेस्ट करेंगे और इस पे जो भी एक्सेप्शन आएगी उसे रीडायरेक्ट कर देंगे, किसको, err.jsp पे हम उसे रीडायरेक्ट कर देते हैं। नाउ सी, तो जैसी स्क्रिप्टलेट टैग चलेगा 10 डिवाइड बाय 0 अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगी, इस वाली एरर पेज पे इसे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और वहां जाके एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट में ये ऑटोमेटिकली कैच भी हो जाएगी क्योंकि हमने इसे बना रखा होगा कैसा, एरर पेज। नाउ सी, ये रहा हमारा err.jsp और इसके ऊपर इस एरर पेज में ट्रू भी दे दिया और एक आईओ पैकेज को इंपोर्ट कर लिया। अब चाहो तो इस एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को सीधा प्रिंट करा दो, देखो मैंने एक्सेप्शन टैग लगाया हुआ है, और चाहो तो पूरा स्टैक भी प्रिंट करा सकते हैं। आप जानते हैं एक्सेप्शन का मतलब था प्रिंट स्टैक ट्रेस। अब हमने पहले जो आपको प्रिंट स्टैक ट्रेस पढ़ाया था उसमें कोई आर्गुमेंट नहीं रहता था, ठीक है। अब इसके एक और आता है हमारे अंदर जिसमें आप आर्गुमेंट खोलते हैं ब्राउजर, एरर पेज की रिक्वेस्ट करेंगे और ये रीडायरेक्ट हो जाएगा err.jsp पे और वहां से एक्सेप्शन प्रिंट हो जाएगी, पूरा स्टैक भी आ जाएगा।
ये कुछ ज्यादा ही बड़ा आ रहा है, थोड़ा छोटा कर लें। ये पहले हमने खाली एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट प्रिंट कराया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो पहली लाइन में वही आता है, फिर पूरा स्टैक दिया गया। अब आप जो मर्जी काम करो, हैंडल तो कर ही दिया जेएसपी ने, जो आपका मन करे किसी अदर पेज पे रिडायरेक्ट कर दो, लॉगिन पेज पे ले जाओ, जो तुम्हारा मन करे वो। ठीक, दैट इज फॉर एरर पेज। तो ये दो छोटा छोटा सा प्रोग्राम कॉपी कर लीजिए, फिर इसके बारे में लिखवा दो। यस सर। पहला हेडिंग डालो एरर पेज। देखो, द एरर पेज एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज the error page attribute specifies a JSP page that should be processed any exception that should be processed any exception thrown but not caught in the current page. The exception thrown will the exception thrown will automatically be available the exception thrown will automatically be available to the designated error page to the designated error page by means of the by means of the exception. By means of the exception object. अब लिखो is error page. लिखो
The is error page tribute. The is error page attribute indicates the is error page attribute indicates whether or not the is error page attribute indicates whether or not the current page can act as the error page as the error page for another JSP page. For another JSP page. अच्छा, चलते हैं अब हम अपने अगला एट्रीब्यूट आता है, उसका जो एक ऑब्जेक्ट होगा उसे एट ए टाइम एक ही थ्रेड यूज कर पाएगी। तो अगर ब्राउजर से एक जेएसपी की रिक्वेस्ट आई, उससे सर्वलेट बना, तो नेचुरली थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसके ऊपर सर्विस चला दिया जाएगा, ठीक है। और सर्वलेट का जो एक ऑब्जेक्ट बनेगा वो एक थ्रेड उसे यूज कर रही होगी। इतने में अगर दूसरे ब्राउजर से इसी जेएसपी की रिक्वेस्ट आएगी और अगर पहले वाले का सर्विस अभी भी चल रहा है तो उसे वेट कराएगा, उसे वेट करा देगा, क्योंकि दूसरे जेएसपी को फिर वो चलाने नहीं देगा, दूसरी थ्रेड पे वो सेम ऑब्जेक्ट यूज करने नहीं देगा। तो at a time only a one thread can access the object of that servlet class which is generated from the JSP। तो फिर ये क्या करेगा, तो भैया अगर दूसरी सेम जेएसपी की अगर दोबारा रिक्वेस्ट आ जाती है तो ये फिर उस सर्वलेट क्लास का नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। तो इस थ्रेड सेफ से फॉल्स करने से अगर इस जेएसपी के 1000 क्लाइंट आएंगे तो 1000 थ्रेड शुरू होंगी, पर फिलहाल अभी सबके सब सर्वलेट के एक ही ऑब्जेक्ट को शेयर करते हैं, सब उस पर सर्विस चला देते हैं। लेकिन अब ऐसा होगा कि अगर पहला क्लाइंट है तो उसे वो यूज कर रहा है, तो फिर सर्वलेट का दूसरा ही ऑब्जेक्ट बनाना सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट तो मैंने म्यूट कर रखा है, किसी काम से कहीं गए हुए हैं।
दिख रहा है? हाँ, लिखिए इस थ्रेड सेफ के बारे में। Now, देखो, the thread safe attribute controls the is thread safe attribute controls whether the servlet that result from the JSP page will allow concurrent access or will guarantee that no servlet instance processed more than one request at a time. The default value is true. Default value is true. It is equivalent to single thread model said a moment ago you will see him information on where this virus originated. The Director of National Intelligence today made a statement saying that it is equivalent to single thread model interface पिछले साल के आखिर में चीन के वुहान शहर में सामने आए वायरस ने अब तक दुनिया भर में 32 लाख से ज्यादा लोगों को निशाना बनाया है और 2,30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में एक बार फिर चीन को कटघरे में खड़ा किया और WHO की निंदा की। देखो, हमारे सर्वलेट में ना एक इंटरफेस हुआ करता था जिसका नाम है सिंगल थ्रेड मॉडल और ये मार्कर इंटरफेस। अगर सर्वलेट क्लास को आप इस इंटरफेस से इंप्लीमेंट कराए, अगर आपको सर्वलेट क्लास को इस इंटरफेस से इंप्लीमेंट कराए तो फिर वही नहीं होगी जो स्पेक से पहुंच होगी। तो हर क्लाइंट के लिए फिर कंटेनर सर्वलेट का एक नया ऑब्जेक्ट बना
एक आदमी उस ऑब्जेक्ट को एक ही कैरेक्टर कर सकती थी, इतने में दूसरा आ जाए, बिल्कुल ही उसकी वजह का, बट वो इंटरफेस डेप्रिकेट कर दिया है। उससे अगर तुम यूज नहीं करते, उससे नुकसान ये होगा कि हजारों क्लाइंट आते हैं लगातार एक साथ, तो हजारों ऑब्जेक्ट बना के मेमोरी में रखवाना वो पॉसिबल था ही, इसलिए वो डेप्रिकेट कर दिया गया। बस उसी के काम को यहाँ पे करने के लिए हमें दिया गया है इस थ्रेड से। ठीक, अगला एट्रीब्यूट जो हमारा आता है वो है इज EL इग्नोर। अभी हम JSP के अंदर आपको एक्सप्रेशन लैंग्वेज पढ़ाएं और आप एक्सप्रेशन लैंग्वेज के एक्सप्रेशन अपने JSP में लिखेंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि एक्सप्रेशन लैंग्वेज के एक्सप्रेशन आपका JSP इंटरप्रेट करे, तो इज EL इग्नोर लगा के आपको उसके अंदर फॉल्स देना होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये ट्रू होगा। ट्रू का मतलब है आपका JSP इंजन EL के एक्सप्रेशन को इग्नोर कर रहा है। और अगर आप एक्सप्रेशन लैंग्वेज JSP में यूज करना चाहते हैं तो आपको ये एट्रीब्यूट यूज करना ही पड़ेगा और इसके अंदर आपको ट्रू लगाना। इज EL इग्नोर, देखो इसमें इज EL इग्नोर एक्सप्रेशन देखो एक्सप्रेशन ऑफ EL on JSP, या इसको छोड़ो, यहां से लो। The is EL ignored attribute controls the is EL ignored attributes controls whether the JSP page expression language EL is ignored the is EL ignored attribute control whether the JSP page expression language is ignored, bracket में लिखेंगे true, or evaluated normally bracket में लिखेंगे false। अगर आप उसे प्रॉपरली इवैल्यूएट कराना चाहते हैं तो उसको फॉल्स दीजिए, एंड डिफॉल्ट वैल्यू इज ट्रू, ये भी लिख लेना, डिफॉल्ट वैल्यू इज ट्रू। के अंदर कोई मैसेज दे दें लाइक दिस इन्फो, तो आप जानते हैं सर्वलेट के इंटरफेस के अंदर एक मेथड था गेट सर्वलेट इन्फो, तो हम ये तभी लगाते हैं जब हम ये कोड की रिड्यूस नहीं करते एक सर्वलेट ऐड करने, तो मैं इसको इन्फो लगा के इसमें ऐडिंग रिकॉर्ड, जिससे मुझे पता चले कि JSP क्या काम करता है, और जब मर्जी चाहूँ ये इन्फॉर्मेशन गेट सर्वलेट इन्फो मेथड से मैं रिट्रीव करता हूँ, जो कि सर्वलेट इंटरफेस का मेथड है। तो फिर तो वो मिलेगा सर्वलेट से जेनिक में जाएगा, जेनिक से HTTP में जाएगा। ये सिर्फ इसलिए यूज किया जाता है कि हमें ये पता रहे कि ये JSP क्या काम करती है, व्हाट इट डज, सिर्फ उसके बारे में पता लगाने के लिए कि हम इसके ऊपर क्या टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए हम इस इन्फो एट्रीब्यूट को यूज करते हैं, अदरवाइज इसकी हमें जरूरत नहीं। लिखो इसके बारे में, because this attribute defines a string that can be retrieved
that can be retrieved from the servlet that can be retrieved from the servlet by means of the get servlet info method. By means of the get servlet info method. देखो साहब, the extends attribute designates the extends attribute designates the superclass of the servlet the extends attribute designates the superclass of the servlet that will be generated from the JSP page. That will be generated from the JSP page. ठीक, अब इसका मतलब समझो भाई। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने एक्सटेंड एट्रीब्यूट में एक अपनी क्लास का नाम दिया है जो माई पैकेज में पड़ी है। अगर आप एक्सटेंड एट्रीब्यूट लगा देते हो तो ये एक्सटेंड एट्रीब्यूट जेएसपी इंजन को फोर्स करता है कि जब इस जेएसपी से आप सर्वलेट बनाओगे उस क्लास को इस वाली क्लास से इनहेरिट कर, मतलब वो जो बन के आएगी अंडरस्कोर माई क्लास, अगर आपने माई डॉट जेएसपी बनाई है तो उसके आगे लिखा आना चाहिए एक्सटेंड माई डॉट। हम अपने जेएसपी इंजन को फोर्स कर सकते हैं। क्या फोर्स कर सकते हैं कि जब आप जेएसपी से सर्वलेट क्लास बनाओगे उसकी पेरेंट हमारी क्लास बनाओ यूजिंग दिस एट्रीब्यूट। बट दिक्कत ये आती है ये एट्रीब्यूट काम नहीं करता, ये अच्छे लोगों को चलाना नहीं आता। क्यों? क्योंकि जब जेएसपी इंजन आपके जेएसपी से सर्वलेट बनाता है तो उसे सर्वलेट बनाने के लिए पहले से एचटीटीपी सर्वलेट से इनहेरिट करना पड़ता है, और जब वो ऑलरेडी एक क्लास से इनहेरिट कर रहा है तो आपकी क्लास कहां से इनहेरिट करेगा? जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस तो होती नहीं, और इसी वजह से आप इसे एक्सटेंड लगाओगे तो वो एरर पे, वो फॉरन एरर से। अब आगे कहानी समझ में सबको अच्छे से, क्योंकि अगर वो आपकी क्लास से नहीं कर ले तो उसमें सर्वलेट की फीचर नहीं आएगी।
और जब वो सबनेट ही नहीं बनेगी फिर तो जेएसपी बेकार हो जाएगी, वो चलेगी कैसे भाई अगर वो आपकी क्लास से इनहेरिट कर देते। ठीक है जनाब, तो ये काम हम कैसे करेंगे? तो अब हम एक छोटा सा काम करेंगे, ये ऐसे नहीं चलाया जा सकता। सबसे पहले हम उस क्लास के दर्शन करते हैं जो कि जेएसपी से जनरेट होती है सबनेट क्लास। ठीक है, देखें उसे कैसे बनाया जाता है। मैंने आपको ये पहले भी दिखाई थी, तो दोबारा दिखाने जा रहा हूं। ये रही वो क्लास, और देखें ये कैसे बनती है। ये क्लास अंडरस्कोर डेमो एक्सटेंड, ये भी एचटीटीपी सबनेट को इनहेरिट नहीं करती, ये अपनी एक पर्सनल क्लास को इनहेरिट करती है जो कि पड़ी है, जिसका नाम होता है जेएसपी बेस। ठीक है, ध्यान से सुनना, जितने भी कंटेनर हैं, जितने भी सर्वर हैं, जब वो सबनेट से जेएसपी से सबनेट बनाते हैं तो वो कभी भी डायरेक्ट एचटीटीपी सबनेट को इनहेरिट नहीं करते। वो सब अपनी करना पड़ेगा, 3 ओरिजिनल भी आने चाहिए, 3 डुप्लीकेट भी आने चाहिए, तभी बनेगा। तो ये सब कहां से आ रहा होगा? जेएसपी बेस। तो हमने कहा इसका पूरा का पूरा पाथ तो है, हमने इसके ऊपर जावा पी चला के देखा। सोर्स कोड तो नहीं देख सकते लेकिन बाइट कोड तो देख ही सकते हैं, अंदर देख ही सकते हैं इसकी ट्रेन क्लास कौन सी है, इसमें कौन कौन से मेथड है वगैरह वगैरह वगैरह। तो हमने चलाया इसके ऊपर जावा पी। अब जरा जेएसपी बेस को मैं दिखाता हूँ। जावा पी चला के रखा हुआ ये, और ये क्लास कैसी है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास वेबलॉजिक एरी जेएसपी बेस एक्सटेंड। ओहो, ये भी ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करती है, मतलब इससे भी इसने भी एचटीटीपी सर्वलेट में नहीं किया, मगर इसने क्या किया? इंप्लीमेंट किया है सर्वलेट इंटरफेस को। इससे ओरिजिनल लाइफ साइकिल के मेथड आ गए, साथ साथ इसने इंप्लीमेंट कर लिया एचटीटीपी जेएसपी पेज को। इससे 3 डुप्लीकेट आ जाएंगे क्योंकि ये जेएसपी पेज को पहले से एक्सटेंड करता है। तो टोटल मिला के 5 मेथड तो आने चाहिए यहाँ से सर्वलेट इंटरफेस से, क्योंकि 5 इसके थे, 3 यहाँ से, टोटल इसमें 8 मेथड होने चाहिए। जरा देखें, ये रहा ये दूसरा कंस्ट्रक्टर, ये रहा पहला ओरिजिनल इनिट मेथड जिसमें सर्वलेट कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट आता है, दूसरा गेट सर्वलेट कॉन्फिग, तीसरा ओरिजिनल सर्विस, चौथा गेट सर्वलेट इन्फो जो मैंने अभी पढ़ाया था, और 5वां डेस्कटॉप। आगे 5वां मेथड सर्वलेट से 3 डुप्लीकेट होने चाहिए, जेएसपी इनिट, जेएसपी डिस्ट्रॉय और अंडरस्कोर जेएसपी सर्विस। तो ये सारे मेथड पहुंच गए ना उस वाली क्लास के अंदर जेएसपी बेस से। ठीक ऐसे बनती है पीछे से जेएसपी। बट अभी भी पॉइंट वही है, हमारी क्लास को कैसे इनहेरिट, ये बाय डिफॉल्ट इसको इनहेरिट करता है। तो हमने कहा अगर मैं अपनी क्लास को जेएसपी बेस से एक्सटेंड कर दूं तो मेरी क्लास में जेएसपी के सारे और सर्वलेट के सारे फीचर आ जाएंगे। यस, तभी इसे चलाया जा सकता है, पता नहीं। अगर आप एक्सटेंड एट्रीब्यूट में अपनी क्लास का नाम देते हैं तो जेएसपी इंजन चेक करता है क्या आपकी क्लास से सर्वलेट के फीचर और जेएसपी के फीचर मिल रहे हैं तो आपकी क्लास से एक्सटेंड करा देगा, नहीं मिल रहा है तो क्या फेंक देता है। तो मैंने ऐसा ही किया। तो इसे आप तब तक नहीं चला सकते एक्सटेंड एट्रीब्यूट को जब तक आपको ये ना मालूम हो कि कंटेनर कौन सी क्लास को एक्सटेंड करके सर्वलेट वाली क्लास बनाता है। फिर आपको अपनी क्लास उसी को एक्सटेंड करनी पड़ेगी, और इस क्लास का नाम वेरी करता है कंटेनर। तो कंटेनर, तो ये प्रोग्राम सिर्फ वेबलॉजिक में चलेगा क्योंकि मैं वेबलॉजिक वाली से एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये आपको टॉमकेट में नहीं मिलने वाला, फिर टॉमकेट वाली से करना पड़ेगा। तो इतना आसान नहीं है एट्रीब्यूट को चलाना, जो मैं अब आपको चलाना सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये बनाई हमने अपनी क्लास, और हमने अपनी क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। हमें इसे ऑब्जेक्ट तो बनाना नहीं है, एक्सटेंड ही कराना है, क्योंकि अगर एब्स्ट्रैक्ट भी बनाऊंगा तो भैया जेएसपी बेस से सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही आ रहे हैं। कहाँ तक ओवरराइड करूँगा उन्हें? 10.3 मेरी क्लास हो गई एक्सटेंड करा दिया जेएसपी बेस से अपना एक शो। ठीक है, अब तब सर्वलेट क्लास होगी वो हमारे को इम्प्लीमेंट करेगी, तो शोज में चला जाएगा, उसी में अंडरस्कोर जेएसपी
की सर्विस भी है। तो अगर ये शो हम जेएसपी पेज से कॉल कर दें, है ना, अंडरस्कोर स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर से, तो ये कोड जाएगा किसके अंदर, अंडरस्कोर जेएसपी सर्विस, उसके पैरेलल में तो शो पर ही होगा, क्योंकि अब जो सबमिट क्लास बनेगी वो हमारे शो को इनहेरिट करके, हमारी टैग 1 2 3 को इनहेरिट करके बनने वाली है। ठीक है साहब, अब तो उस क्लास में शो भी जाएगा और अंडरस्कोर जेएसपी सर्विस भी। अब स्क्रिप्टलेट टैग में जाके शो को कॉल कर देंगे तो वो अंडरस्कोर जेएसपी सर्विस से कॉल हो जाएगा, उसके पैनल में शो पड़ा है, ये आसानी से चल जाएगा। चलो जरा अब इसे कंपाइल कर लें, क्लासेस फोल्डर में डाल दें, तो पाथ वाथ सेट करना पड़ेगा हमें, और इसके लिए फिर हमें एक काम करना पड़ेगा, उठा के लानी पड़ेगी जेएसपी फाइल। दस काम कर लेते हैं।